जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमने सबसे पहला वीडियो काव्य शास्त्र पर आपके लिए प्रस्तुत किया है, जिसमें काव्य लक्षण संबंधी और काव्य क्या है, काव्य की परिपाटी क्या है, एक कवि के अंदर कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए, यानी जो भी हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको काव्य से रिलेटेड तथ्य को समझाया, तथ्य नहीं कहेंगे, वहाँ पे हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी का आ रहा है। देखो ना, हमने ये चीज़ आपको बोला था कि जैसे जैसे हम टॉपिक आपका क्लियर कराएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए उन पे भी हम डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको एक ओवरऑल व्यू मिले, एक दृष्टि मिले कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन को फेस करना है। ठीक है, तो हमने आपको प्रीवियस के क्लास में जो पहला इंट्रोडक्टरी क्लास था, उसमें कवि से काव्य से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी कलेक्ट किया, उसको भी कराया। और काव्य का जो लक्षण है, भारतीय काव्य शास्त्र हो गया, इनके अलावा आप संस्कृत में देखिए हिंदी काव्य लक्षण, और साथ में अंग्रेजी की पोइटिक्स या पोइट्री को हर एक जो एंगल से देखा जाना चाहिए, किसने क्या कॉन्सेप्ट दिए, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उनके डिफरेंट एंगल को वहाँ पे समझाया। अब आप जो उसमें पढ़े होंगे काव्य के स्वरूप लक्षण, ये जो टॉपिक आपने क्लियर किया होगा, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमने काव्य के गुण, दोष, शब्द शक्ति और बहुत सारे सिद्धांतों पे बात नहीं की है, लेकिन आपको ये बहुत ही अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का पैटर्न तो देखना ही देखना है, साथ में जो आपको विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों को भी समझना कि इस विकल्प में अगर इनका नाम मेंशन किया गया तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा के आगे नहीं बढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ आपको व्याख्या भी मिलेगा। तो व्याख्या से भी बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे और बहुत ही मजबूती के साथ हमारा जो सबसे वीक पार्ट होता है हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र, उनको हम बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। आप ये समझिए कि हम बिल्कुल फालतू एक भी चीज़ आपको नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा कराया तो मेरे साथ भी अन्याय ही होगा। एक विद्यार्थी के जीवन में अगर वो अपने साथ न्याय कर रहा है तो इसका मतलब वो सभी के साथ कर पा रहा है। तो ठीक है, हम क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने ये बात किया था कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। हो सकता है आपको आंसर साफ साफ दिख रहा है, बट आप अपने को, अगर आपको जज करना है तो आप बिल्कुल अपने प्रति ईमानदार रहें। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता के संबंध में हमने बात की थी, कविता क्या है, काव्य शास्त्र क्या है, काव्य के शास्त्र का अध्ययन क्यों करना जरूरी है, एक कवि अगर शास्त्र का अध्ययन नहीं करता तो उनसे किन चीज़ों की गलतियों का एक मतलब आपको देखने को मिलता कि हाँ, ये गलतियां देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे इन्होंने जब कहा कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, तो तुरंत आपको ये समझ में आना चाहिए कि काव्य लक्षण में हमने कितने लोगों के लक्षण की बात की है। संस्कृत काव्य लक्षण की, अंग्रेजी में भी बात किया, हिंदी में भी किया। तो किसने ये कहा अंतःकरण? आपको टू द पॉइंट पूरी पंक्ति को याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको याद करना है जैसे एचपीएससी का आपको मेंस देना है, हायर पब्लिक सर्विस कमीशन जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है, वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का लिखित पेपर करा है, वहाँ पे आपको चीज़ों को लिखना है, और जहाँ भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको टिक लगाना है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप पूरी पंक्ति को नहीं जाके टू द पॉइंट किसी भी राइटर का या जो भी थॉट है उन थॉट, उनके विचार को, की पॉइंट को पकड़िए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। जहाँ पे आए अंतःकरण, यानी अंतःकरण की जो वृत्ति है उसके चित्र का नाम कविता है, तो यहाँ पे देखिए शुक्ल है, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये वैसे कई बार एग्जाम में पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, टीजीटी 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। इसको देने वाले काव्य लक्षण के संबंध में कौन से हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं, तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आपने द्विवेदी युग में सुना होगा, महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक भी रहे, क्योंकि आपने देखा जो हिंदी में शुद्धिकरण का काम किया है, व्याकरणिक शुद्धता का काम जो किया वो किसने किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी के बारे में 1864 में रायबरेली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, निधन दिसंबर 1938 में। अब देखिए, हम पूरा व्याख्या इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपसे जो है अभी आगे आगामी जो है टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी हो गया या केवीएस हो गया, कोई भी एग्जाम है, आपको यहाँ तक ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक पूरे युग के युग प्रवर्तक रहे हैं। इनका जन्म लगाने को आ सकता है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ, रायबरेली यूपी में, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको एक एक चीज पे ध्यान देना है। रायबरेली उत्तर प्रदेश, मई 1864 में इनका जन्म है, निधन दिसंबर 1938 में हुआ है। 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका
अब देखिए सरस्वती का संपादकीय कार्य किसने किया था? 17 वर्षों तक हिंदी की जो प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन इनके संपादकीय कह सकते हैं कि इनके ही संपादकीय के अंतर्गत था। और हिंदी साहित्य में इन्होंने अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग का समय बताया गया 1900 से 1918। जैसे हम भारतेंदु जी के समय से भारतेंदु युग पढ़ते हैं, क्योंकि एक काल जो है भारतेंदु जी को समर्पित है। तो इसी तरीके से द्विवेदी युग की प्रसिद्धि में महावीर प्रसाद द्विवेदी का इतना योगदान है कि 1900 से लेकर 1918 का जो कालखंड हिंदी साहित्य में है वो पूर्ण रूप से किसे समर्पित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। तो आपने शुक्ल जी का चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 करके पढ़ा है, और उसमें शुक्ल जी के निबंध भी संकलित हैं। जैसे चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध, इसी तरीके से और भी संकलन में है। तो शुक्ल जी कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहते हैं। तो आपको ये भी पता चलेगा कि कविता का अर्थ क्या होता है, जीवन की अनुभूति। इन्होंने कहाँ कहाँ कविता क्या है। और प्रसाद जी का ये भी पंक्ति आपको ध्यान रखना है, सत्य की अनुभूति। अब देखिए, कविता को जीवन की अनुभूति और सत्य की अनुभूति, जीवन की अनुभूति कहने वाले हैं शुक्ल जी और सत्य की अनुभूति कहने वाले हैं प्रसाद जी। और महादेवी वर्मा जी ने कहा कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। तो आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड यहाँ पे 4 काव्य लक्षण देखने को मिले, जिसमें जहाँ पे अंतःकरण की वृत्ति आए महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविता को जीवन की अनुभूति कहने वाले शुक्ल जी हो गए, सत्य की अनुभूति को कविता मानने वाले प्रसाद जी हो गए, और कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण ये कहने वाले महादेवी वर्मा जी। आगे की पंक्ति में देखें यहाँ पे, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? ये पंक्तियां आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कितने प्रकार का गुण होता है और इस पंक्ति में कौन सा गुण विद्यमान है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इसमें माधुर्य प्रसाद ओज, इनमें से कौन सा गुण है? तो पहले तो गुण 3 प्रकार के होते हैं, ये समझिए, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। और आपको ये पंक्ति पढ़ते वक्त कैसा महसूस हो रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि ओज से भरा जो है कविता कहा गया है, काव्य का पाठन किया गया है। तो ये देखिए यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध में ओज गुण विद्यमान है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा। प्रसाद जी के बहुत सारे ऐतिहासिक नाटकों के बारे में आप पढ़ते हैं, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामी हो गया, चंद्रगुप्त नाटक हो गया, अजातशत्रु हो गया, है ना, विशाख दत्त हो गया। तो इनके अलावा आप बहुत सारे नाटक देखते हैं जिनमें प्रसाद जी नाटक के विशेष ऐतिहासिक क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं। ऐसे में इन्होंने जो भी नाटक लिखे वो अपने ऐतिहासिक कालखंड के, जो एक तरीके से हमारे भारत का वैभव रहा है वो कैसे छिन गया था, उन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो उसमें कौन सा गुण विद्यमान होगा? बहुत ही ओजपूर्ण बातें करेंगे। तो और ओजपूर्ण में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे गीतों के बारे में कि ये वीर रस से ओतप्रोत गीत होते हैं। ओज गुण का क्या मतलब है? ऐसी कवि रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न हो जाए, वो ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रसों की रचना में कौन से गुण पाए जाते हैं? तो वीर है, रौद्र है, भयानक है, विभत्स है, इन रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, अभिजातवाद। तो ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है वो किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? यहाँ पे हमें देखना है कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद ये मार्क्सवाद का सिद्धांत है। पहली चीज तो ये हो गया, ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम है, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। तो पहली चीज हो गई, ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम है, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया था। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो मार्क्सवाद के कितने? दो सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जात के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करता है। आइए रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है विरेचन, संप्रेषण, अनुकरण सिद्धांत, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो जो आइए रिचर्ड, अब यहाँ से आपको लगेगा कि हमने तो आइए रिचर्ड को पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए आप पहले से ही ध्यान दें। यहाँ पे आपको भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों का मिला जुला जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जब आप
पहले जो हमने वीडियो में जब इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि हम आपको भारतीय काव्य शास्त्र तो पढ़ाने वाले हैं, साथ में ही जल्द ही आपका जैसे ही ये खत्म होगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी चलेगा। कुछ कठिनाई नहीं है, जैसे आपने भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा, भारतीय काव्य चिंतकों को पढ़ा कि काव्य के संबंध में उनके क्या विचार रहे हैं कैसे, ऐसे ही बिल्कुल पश्चिम देश के जो भी चिंतक रहे हिंदी साहित्य जगत में, उन्होंने जो अपने विचार दिए उनको हम पाश्चात्य साहित्य के तहत पढ़ते हैं। आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, सुकरात का नाम सुना होगा। इन लोगों ने अपने अनुसार काव्य में कुछ सिद्धांत दिए। तो ये विरेचन है, संप्रेषण है, अनुकरण है, निर्वैक्तिकता। भले ही 4 सिद्धांत का नाम दिया है, लेकिन आपको इस तरीके से देखना है कि इसमें आई रिचर्ड का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है। पहले तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिचर्ड का फुल नेम क्या है, तो इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड। इनके 2 सिद्धांत विशेष उल्लेखनीय है। कौन कौन से? संप्रेषण का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत। तो एक तो ऐसे ही, एक तो आपको सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है, एक सीधे यही पूछ सकते हैं कि ये किनका सिद्धांत है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास आई रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से कौन सा है? संप्रेषण का सिद्धांत और मूल्य का। तो मूल्य का सिद्धांत तो यहाँ दिया नहीं है। इसके अलावा विरेचन 2 है, अनुकरण है, निर्वैक्तिकता, ये किसके सिद्धांत है? तो संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता कहलाता है। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड ने ब्रेडले के कला के लिए सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। तो मूल्य सिद्धांत को कला का मूलवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहते हैं। और रिचर्ड ने ब्रेडले के कला के लिए है सिद्धांत का खंडन करते हुए, यानी रिचर्ड ने जो ब्रेडले ने कहा था कला के लिए है। अच्छा, ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से आपको क्लियर करेंगे। अभी जब आप दूसरा लेक्चर जो सुनेंगे, उस लेक्चर में ये भी क्वेश्चन आया है कि क्या जीवन कला का संबंध क्या है, कला के लिए किसने कहा है। ये इतनी गहनतम चीज़ों को जब आप डॉक्टर भगीरथ मिश्र वाला जब हम कॉन्सेप्ट कराएंगे, हो सकता है आपको बोरिंग भी लग सकता है कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ऐसे आ गया ना कि मूल्य सिद्धांत, अभी मूल्य सिद्धांत तो आपने पढ़ लिया कि किसका, आई रिचर्ड का। लेकिन मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड ने ब्रेडले के, यानी ब्रेडले ने क्या कहा था, कला के लिए है। इस सिद्धांत का खंडन किसने किया था? रिचर्ड ने किया था। और रिचर्ड ने कला के लिए खंडन करके कहा कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है कि कला और नीति परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत और वाद में देखें तो प्रत्ययवाद या अनुकरण सिद्धांत, ये किसका है? तो प्रत्ययवाद बेसिकली आदर्शवाद जो है, ये प्रत्ययवाद आदर्शवाद अनुकरण सिद्धांत किसका है? प्लेटो का है। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किसका है? क्रोचे का है। कल्पना सिद्धांत किसका है? तो कॉलरिज का है। तो प्रत्ययवाद या अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का है, अभिव्यंजनावाद क्रोचे का है, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है। इनके अलावा जो है विखंडनवाद या उत्तर संरचनावाद किसका है? जॉक देरिदा का है। प्रतीकवाद वादलेयर का है। निर्वैक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। विरेचन अनुकृति त्रासदी अरस्तु का। देखिए अरस्तु के एक नहीं बल्कि 3 सिद्धांत हैं। अरस्तु के सिद्धांत में त्रासदी सिद्धांत है, अनुकृति सिद्धांत है और विरेचन है। तो किसके सिद्धांतों में आते हैं तीनों? अरस्तु के विरेचन भी है, अनुकृति भी है, त्रासदी भी है। तो प्लेटो का प्रत्यय अनुकरण सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है, विखंडनवाद उत्तर संरचना जांक देरिदा का है, प्रतीकवाद वादलेयर का है, निर्वैक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, और ये सब जितने भी क्वेश्चन है, जैसे ये है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से एक रिचर्ड की रचना नहीं है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? रिचर्ड का। रिचर्ड के बारे में हमने अभी आपको बताया कि रिचर्ड वगैरह को आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र में पढ़ेंगे। अब इससे क्या होगा कि आप जो है यहाँ पे जब क्वेश्चन सुने रहेंगे, तो जैसे ही हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ ये तो क्वेश्चन आया हुआ था। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा कि आप टू द पॉइंट चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने आपको इतने क्वेश्चन कराए, तो ये मल्टी क्वेश्चन हो गया, यानी पहला क्वेश्चन आप पहचान पा रहे हो। तो पहला क्वेश्चन हमने काव्य लक्षण से कराया, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है आपको मिला। तो इससे आपका काव्य लक्षण से संबंधित क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे हमने मूव किया, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि कौन कौन प्रकार से गुण होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज, 3 प्रकार के गुण के बारे में हो गया। फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद पे आए, तो इसे आपको अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, अभिजातवाद। ये वाद का मतलब है कि एक थीसिस, एक विचार जो होता है, किसी भी जो है बहुत बड़े मतलब कि दार्शनिक जो होते हैं उनके एक विचार होते हैं, उस विचार के आधार पे कि हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, या कोई साइकोलॉजिकल जो मनोविश्लेषणवाद है, मार्क्सवाद है, ये एक विचारधारा होता है।
तो यानी तीसरा क्वेश्चन आपको जो है विचारधारा से क्वेश्चन आया, जिससे आपको ये पता चला कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया। उसी को मार्क्सवाद कहते हैं, उसी को साम्यवाद कहते हैं, उसी को क्रांतिकारी समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। या मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया या फ्रेडरिक एंजल्स ने किया। इसी तरीके से आप जब चौथे क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो आपको पता चलता है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आइए रिचर्ड से क्वेश्चन आया है। और आइए रिचर्ड के क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखेंगे कि उनके पर्टिकुलर सिद्धांत के बारे में आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि विरेचन सिद्धांत क्या है, संप्रेषण क्या है, अनुकरण सिद्धांत क्या है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। मतलब इतना तो आप समझिए कि उस टॉपिक पे आने से पूर्व आपको बहुत अच्छी जानकारी हो जा रही है। और यहाँ से आप जैसे इवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड के दो सिद्धांतों के आप बारे में जान गए कि संप्रेषण का सिद्धांत क्या होता है, मूल्य का सिद्धांत क्या होता है। और ये जो वाद है, यानी जितने भी देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत या वाद और उसके प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे इतने प्रमुख वाद और प्रवर्तक का नाम दे दिया, जैसे प्रत्ययवाद अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का है, अभिव्यंजनावाद क्रोचे का है, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है, विखंडनवाद जॉक दरिदा का है, प्रतीकवाद लेयर का, निर्वैयक्तिकता इलियट का है, विरेचन अनुकृति त्रासदी अरस्तु का सिद्धांत है। फिर इसके बाद देखिए रिचर्ड से फिर क्वेश्चन आए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि रिचर्ड के टॉपिक से, यानी रिचर्ड जो लेखक है, इनके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हमको ध्यान में रखना है। अभी तक आपने देखा तो ये सारे क्वेश्चन जो है टीजीटी में आए हुए हैं, लेकिन तुरंत आप यहाँ पे मूव करेंगे तो देखेंगे ये उत्तराखंड के पीएससी लेक्चरर के क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी जीडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो समझ रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट भी किया है। और हाँ, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, पीडीएफ हम वहीं शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना है कि आइए कि रिचर्ड जो है इनकी रचना कौन सी नहीं है। अब 4 रचनाओं के नाम आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन। तो यहाँ पे आपको समझना है बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है रिचर्ड की रचना नहीं है, अभी तो ये किसकी है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है ये कॉलरिज की रचना है। तो कॉलरिज एक लेखक है और कॉलरिज की रचना का नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन आदि किसकी रचना है, तो ये रिचर्ड की है। तो बायोग्राफिया कॉलरिज की है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन रिचर्ड की है। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया। कॉलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक है। इनकी अन्य रचनाओं में चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड, एड टू रिफ्लेक्शन और भी रचनाएं हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन है, संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है। संलक्ष्य क्रम व्यंग जो है भारतीय काव्यशास्त्र के किस, तो भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि के बारे में विस्तार से पढ़ना, रस के बारे में पढ़ना, वक्रोक्ति के बारे में पढ़ना, अलंकार के बारे में पढ़ना है। तो जो संलक्ष्य क्रम व्यंग है वो भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है, तो वह है ध्वनि का। अब इसे आपको पता चलेगा कि ध्वनि के कितने भेद होते हैं, ये भी देखिए जीडीसी लेक्चरर में आया हुआ है। संलक्ष्य क्रम व्यंग जो है भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। तो ध्वनि संप्रदाय का भेद कौन सा है, संलक्ष्य क्रम व्यंग, ये भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। भारतीय काव्यशास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद है, एक संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि होता है, एक असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो दो प्रकार हो गया, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, असंलक्ष्य। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम आनंदवर्धन है। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना भी की है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो रस के बारे में बहुत विस्तार से आपको पढ़ना है भारतीय काव्यशास्त्र में। रस सिद्धांत के प्रवर्तकों में आचार्य मम्मट, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत मुनि। तो भरत मुनि का आपने बहुत ही शुरुआत में ही आपको पढ़ना चाहिए कि भरत मुनि कौन है। हालांकि देखिए पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने भरत मुनि के बारे में कुछ नहीं बताया आपको। एक काम हम और करेंगे, आपको ये जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का भारतीय काव्यशास्त्र करा रहे हैं, मुझे लगा इसमें कुछ टॉपिक छूट रहा है। तो निशा अग्रवाल जी का भारतीय काव्यशास्त्र से रिलेटेड जो है बुक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, कुछ चैप्टर्स हम वहाँ से आपका लेके पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो उसमें बहुत अच्छे से आपको भरत मुनि का ये रस संबंधी सारी जानकारी दी गई है, तो हम जल्दी ही उसको भी इंक्लूड करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग धैर्य रखिएगा, है ना। आपकी बात सॉलिड कंटेंट दे रहे हैं तो फिर उस तरीके से थोड़ा प्रिपेयर करके फिर उसी तरीके से कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो आचार्यों में आते हैं आचार्य भरत मुनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि। पहला क्वेश्चन यही है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि है। भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे ज़्यादा प्राचीन संप्रदाय है वो रस संप्रदाय है। एक तो आपको ये पता चला कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि है। दूसरी चीज, भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा, रस है। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ कौन से ग्रंथ में किया है, तो नाट्यशास्त्र में किया है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि
जो है नाट्यशास्त्र के कौन से अध्याय में जो है रस और भाव का विवेचन किया गया है। एक ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो हो सकता है आपको प्रवर्तक का नाम तो पता हो कि रस सिद्धांत तो भरत मुनि जी का है, सबसे पुराना भी है, लेकिन अगर ये नहीं पता है कि रस और भाव ये अपने ग्रंथ में कौन से अध्याय में लिखे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए रस और भाव नाट्यशास्त्र के छठे और सप्तम अध्याय में जो है इसका जिक्र किया गया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के यानी तीनों का मिलके जो है रस की निष्पत्ति तीनों से होता है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी से। तो यहाँ पे क्या दिया है, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोग रसा निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल 8 रसों का उल्लेख किया गया है। कितना? 8 रसों का उल्लेख यहाँ पे किया है। आगे देखें, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की। किसने किया? आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने क्या है? काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी, ये देखिए ध्वनि के फेवर में नहीं है। आचार्य मम्मट ने कहा कि काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना किसने की है? मम्मट ने की है। तो एक तो आपको ये पता चला कि जो काव्य प्रकाश मम्मट ने लिखा, पहले तो ये पूछा जा सकता है कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है, तो मम्मट की है। मम्मट जी ने काव्य प्रकाश में क्या लिखा? तो ध्वनि विरोधी ग्रंथ लिखा। अभी ध्वनि सिद्धांत के बारे में जस्ट हमने ऊपर ही बात किया था कि ध्वनि कितने प्रकार का है। तो यहाँ पे आपने देखा था संलक्ष क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है, और इसमें कौन सा संलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि आता है, दूसरा असंलक्ष क्रम ध्वनि आता है। इसके प्रवर्तक का नाम क्या? आनंदवर्धन है। इन्होंने आनंदवर्धन ने क्या लिखा? इन्होंने ध्वन्यालेप ग्रंथ लिखा। तो हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा है, और हर एक क्वेश्चन में आपको व्याख्या में विशेष तौर पे इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे जिनको आप कह सकते हैं ना कि ध्यान से सुनेंगे तो बहुत तैयार होगा आपका। तो विभावानुभावा हमने ये आपको रस सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम बताया, और नाट्यशास्त्र के छठे और सप्तम अध्याय में रस और भाव का उल्लेख किया गया है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संयोग रसा निष्पत्ति। फिर भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया? तो भरत मुनि ने कुल 8 रसों का उल्लेख किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में किसका जिक्र किया? तो ध्वनि विरोधी ग्रंथ के रूप में ये बात किया है। आचार्य मम्मट के अनुसार व्यक्ता सा तैर्विभो वाद्यो अस्थाई भव रसा स्मृता। तो मम्मट के अनुसार क्या है? व्यक्ता यानी जो व्यक्त कर सके, तैर्विभार वाद्यो अस्थाई भव रसा स्मृता। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सबसे पहले किसने मान्यता दी? रस को, कि रस जो है वो काव्य को, यानी रस को काव्य की आत्मा के रूप में सबसे पहले विश्वनाथ जी ने मान्यता दी। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। तो रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना किसने की? पंडित राज जगन्नाथ ने। नहीं रसादृते क्वाशी दर्ते प्रवर्तते, किसका कथन है? नहीं रसादृते क्वाशी दर्ता प्रवर्तते, किसका कहना है? मम्मट विश्वनाथ दंडी भरत मुनि। तो यह है भरत मुनि का कहना। नहीं रसादृते क्वाशी दर्ते प्रवर्तते आचार्य भरत मुनि का कहना है। भरत मुनि के कहने का अर्थ है कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। तो एक चीज़ तो यही हो गया कि भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का पहला आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को क्या कहा है? तो पंचम वेद भी कहा है। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक वेद असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया है। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है: व्यक्ता सा तैर विववाद्यो अस्थाई भव रसा स्मृता। आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार से पारिभाषित किया है: विभावावेन नुभावेन व्यक्ता संचारणी तथा रसात्मेति रत्यादि स्थायी भव सचेतसाम। आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची। इन्होंने रस की सत्ता को ग्रामत्व द्वेष के परिहार में ही माना है। दंडी के मानने के अनुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रस में बनाना होता है। आगे है पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखिए यहाँ पे पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद, याद होगा आपको पहले ही जो हमने करवाया है पहला लेक्चर, उसमें हमने कुछ पुस्तकों का, कुछ समीक्षा ग्रंथ का जिक्र किया जिसमें ज़्यादातर रामचंद्र तिवारी का है। तो इसी तरीके से बीच बीच में हम जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो ग्रंथ हैं उन पर भी बात कर लिया करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ महसूस किया है कि पीएचडी के सीयूटी के एंट्रेंस में भी बहुत सारे काव्यशास्त्र के क्वेश्चन आए थे किताबों के, और इधर भी देख रहे हैं यूजीसी नेट में भी बराबर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास, यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र का इतिहास सिद्धांत और वाद, ये पुस्तक किसका है? तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। और अच्छी बात ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का ही आप काव्यशास्त्र वाला अध्ययन कर रहे हैं।
बाकी इन्होंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र पे भी लिखा है, लेकिन हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र वाला आपका अनिल राय का कराएंगे, काफ़ी टॉपिक वहाँ से मैच करेगा। बाकी फिर ऐड ऑन करते रहेंगे जो टॉपिक आपका छूटेगा। अब देखिए, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इतिहास, सिद्धांतवाद तो डॉक्टर भगीरथ मिश्रा है। और फिर लेखक जैसे रिचर्ड रिचर्ड ने कौन सा ग्रंथ लिखा? साइंस एंड पोएट्री करके लिखा। रस सिद्धांत किसने लिखा? तो जैसे साइंस एंड पोएट्री लिखा रिचर्ड ने, तो ऐसे ही रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, और गुलाब राय ने लिखा सिद्धांत और अध्ययन करके। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अर्थबोध कराने के उसमें अभिधा शब्दशक्ति लक्षणा पर आश्रित होता है, पहला चीज। कहते का अभिधा शब्दशक्ति लक्षणा पर आश्रित होता है, लक्षणा शब्दशक्ति व्यंजना पर आश्रित होता है, अभिधा शब्दशक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होता है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्दशक्तियां अभिधा पर आश्रित होता है। तो इसमें ये देखना है कि लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्दशक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। यहाँ पे दिया है कि लक्षणा और व्यंजना दो चीजें हैं, लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्दशक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। किस पे होती हैं? लक्षणा और व्यंजना जो है, यहाँ पे देखना है कि लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्दशक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा वृत्ति कहते हैं। शब्दों की तीन शक्तियां होती, एक अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ वाच्यार्थ का बोध होता है, लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अर्थ लक्षित होते हैं, तथा व्यंजना से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। इसे आपको पता चला ना कि जो सब शक्तियां होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित, अभिधा मतलब कि मूल या जो प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ वाच्यार्थ का बोध होता है, लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है, तथा जो व्यंजना है उसे किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बाबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। ये जो काव्य पंक्तियां, उनमें कौन सा गुण जो है काव्य गुण देखने को मिल रहा है? तो इसमें आपको ओज गुण देखने को मिलेगा। उपयुक्त काव्य पंक्ति में ओज काव्य गुण व्यंजित हो रहा है। पद्यांश में ओज काव्य गुण समाहित, ओज काव्य गुण चित्त में उत्साह बढ़ाने वाला तथा दीप्ति लाने वाला है। इस काव्य गुण का प्रयोग वीर, रौद्र तथा विभत्स रसों में उपयुक्त होता है, जबकि माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार, करुण, शांत रसों में तथा प्रसाद गुण का प्रयोग प्रायः सभी रसों में होता है। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से? उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यंजनावाद, भुक्तिवाद। चित्र तुरंग न्याय का, तो चित्र तुरंग न्याय का संबोधन यहाँ पे संबंध जो है वो किससे है? अनुमितिवाद से। चित्र तुरंग न्याय, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किससे है? तो एक वाद होता अनुमितिवाद, अनुमिति से संबंधित है चित्र तुरंग न्याय। इसलिए देखिए अनुमिति के सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम पूछा गया है श्री शंकु। तो कभी भी आ जाए चित्रतुरंग जो है इसका संबंध किससे है? श्री शंकु से। और श्री शंकु जो है चित्र तुरंग न्याय के संबंधित मतलब उनसे जुड़े हुए हैं। मतलब एक तरीके से ये कहिए ना कि अनुमिति सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम श्री शंकु है और चित्र तुरंग न्याय का संबंध भी अनुमिति से है। बाकी आचार्य शंकु के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रख्यात व्याख्याकार, उन पे प्रभाव डालने वाले दर्शन और उनकी व्याख्याओं में देखें तो जैसे भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का दर्शन क्या है? मीमांसा। और भट्ट लोलट का क्या व्याख्या क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। तो भट्ट लोलट मीमांसा, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद। श्री शंकु का है न्याय दर्शन, और न्याय का देखिए तो अनुमितिवाद है। भट्ट नायक जो है इनका सांख्य दर्शन है, और इनका क्या है? भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त है, इनका शैव दर्शन और अभिव्यक्तिवाद। तो भट्ट लोलट मीमांसा, उत्पत्तिवाद, श्री शंकु अनुमितिवाद, भट्ट नायक भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त शैव अभिव्यक्तिवाद। आचार्य भट्ट लोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता भी माना जाता है। प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भर्तरी, रुद्र, दंडी, भरतमुनि। तो ये हैं भरतमुनि। प्रसिद्ध रस सूत्र का क्या नाम है? विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति। इसके प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो भरतमुनि है। भरतमुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरतमुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो एक तो आपको ये पता चल गया कि विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति आचार्य भरतमुनि का है। भरतमुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति।
फिर आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भाव की संख्या कितनी बताई, तो भावों की संख्या 49 का है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 अस्थायी भाव और 8 से सात्विक भाव है। भरत मुनि ने 8 रसों का कुल उल्लेख किया है। दंडी ने भी देखें तो ऐसे ही 8 रसों का उल्लेख किया है, मतलब कि भरत मुनि ने कुल 8 रसों का, दंडी ने भी कुल 8 रसों का उल्लेख किया है। रुद्रट ने अलंकारवादी होते हुए भी रसों को अलंकार से भिन्न मानते उसका विवेचन किया था। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया था। रुद्रट ने शांत और प्रियांत, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रुद्रट जो है इन्होंने शांत और प्रियांत दो चीजें हैं, तो रुद्रट ने शांत और प्रियांत नामक 2 रसों को जोड़कर इनकी संख्या कितनी बताई है, 10 कर दी है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो ये है वामन, है ना। रीति संप्रदाय, अब यहाँ पे देखिए कुछ आचार्य और आचार्यों के द्वारा जो संप्रदाय दिए गए उनका उल्लेख है। जैसे रस संप्रदाय किसका है, भरत मुनि जी का है। अलंकार संप्रदाय किसने दिया, तो भामा ने। इसको बिल्कुल रट लेना है आपको, है ना। जितने भी संप्रदाय हैं, रस के भरत मुनि है, अलंकार संप्रदाय भामा के द्वारा है, रीति संप्रदाय वामन के द्वारा है, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक के द्वारा है, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, औचित्य जो है संप्रदाय क्षेमेंद्र के द्वारा। क्वेश्चन है कि लॉन्जाइनस, अब ये देखिए लॉन्जाइनस तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आते हैं, और लॉन्जाइनस के जो अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति क्या है। वैसे भी लॉन्जाइनस ने काव्य शास्त्र में उदात्त काव्य का सिद्धांत दिया है, तो वही कहते हैं कि जब भी आप कहते हैं तो इनके अनुसार, यानी लॉन्जाइनस किसको मानते हैं कि वो महान काव्य है, उसमें आत्मिक भव्यता हो, क्षुद्रता हो, अल्पज्ञता हो, कटुता हो। तो कोई भी नहीं, काव्य शास्त्र में कोई भी काव्य आप रचेंगे उसमें ये नहीं चाहेंगे कि कटुता हो, कड़वाहट हो, कम ज्ञान हो, क्षुद्रता का भाव हो, बल्कि उसमें आत्मिकता होना चाहिए, वो भी भव्य रूप में होना चाहिए। तो लॉन्जाइनस के अनुसार आत्मिक भव्यता जो है महान काव्य का उत्पत्ति कारक है, यानी आत्मिक, आत्मा में मतलब एक तरीके से आपकी उदार दृष्टि होना चाहिए, भव्य रूप होना चाहिए। तो ये चीज़ लॉन्जाइनस का मानना है। उदात्तता के स्रोत में इनका मानना है कि जब भी आप कोई काव्य की रचना करो, उसमें जो काव्य में होना चाहिए, महान विचारों को धारण करने की शक्ति होना चाहिए। यानी आप कोई भी काव्य लिखो, उसमें महान विचारों को धारण करने की शक्ति हो, भावों की प्रबलता हो, अलंकारों का समुचित प्रयोग हो, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति हो, गरिमामय और पद रचना विधान हो। तो महान विचारों को धारण करने की शक्ति, भावों की प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति, गरिमामय और पद रचना विधान। उदात्त के विरोधी तत्वों में कौन से है, देखिए कभी भी आप जो है कोई भी रचना करो और उस रचना को आत्मिक भव्यता की दृष्टि से बहुत अच्छा बनाना चाह रहे हो, तो इन दोषों से बचना चाहिए। दोष क्या है, ये नहीं कि आपने काव्य रचा और फालतू के उसमें शब्दों का भरमार लगा दे जो काम का है भी नहीं। तो शब्दाडंबर मतलब कि शब्द से फालतू का आडंबर नहीं बनना चाहिए। दूसरा बलिष्ठता, और तीसरा भावाडंबर, ना भावनाओं का बहुत ज़्यादा और बलिष्ठता या शब्दाडंबर इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि इनको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या मतलब है समझेंगे। कैथारसिस क्या होता है, पहले तो जब आप कैथारसिस यानी जब ये विरेचन आप चिकित्सा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा ये कौन सा सिद्धांत है। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि जो कभी आपका जो दुख होता है, यानी कभी आप बहुत दुखी हो तो आप गाना सुनते हैं, कविता सुनते हैं, कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील करें। दरअसल जब हम चिकित्सीय कोई सुविधा लेते हैं, जब हमारा मतलब कि एक तरीके से भौतिक रूप से आपके शारीरिक कोई कष्ट हो रहा हो, हाथ पैर में कुछ भी हो ऐसा, तो हम दवा नहीं लगाते हैं। वैसे ही जब आपका मरहम आपके दर्द का निवारण, अंतर मन का निवारण करना हो दर्द का, तो वही चीज़ जब हम कोई संगीत कोई काव्य ये सुनते हैं, तो चिकित्सा शास्त्र कैथारसिस या विरेचन कहलाता है। यानी विरेचन जो है ये यूनानी टर्म है, कैथारसिस, कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है विरेचन, यूनानी टर्म है। विरेचन और कैथारसिस चिकित्सा शास्त्र के पारिभाषिक शब्द है जिनका प्रयोग हम काव्य शास्त्र में करते हैं। और ये किस लिए कहते हैं, कैथारसिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में करते हैं। काव्य शास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का मतलब है मानसिक या भावात्मक। हमें हर एक प्रकार का दर्द जो बाहरी होता है वो कष्ट तो दिख जाता है, लेकिन किसी के आंतरिक कष्ट का हम न चिंतन मनन कर पाते ना समझ सकते हैं। तो अगर किसी का जो है कष्ट सामने से आप देख रहे हो, जिसका कष्ट आंतरिक नहीं, मतलब बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक कष्ट, तो मानसिक या जो भावात्मक कष्ट होता है या कलात्मक कष्ट हो, उसको हम विरेचन या कैथारसिस के थ्रू उस चीज़ को जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अरस्तु के अनुसार क्या होता है कि कभी भी आपने देखा होगा कि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, बहुत से हमारे मन में विचार आते हैं
और उन विचारों का हम दमन कर देते हैं, हमें लगता है ये सबके सामने नहीं आना चाहिए, ये नहीं, तो कहीं न कहीं वो आपके मन में तो गुथता रहता होगा ना, उसका भी तो कुछ तो निवारण होना चाहिए। तो अरस्तू के अनुसार भावों का दमन, जो भावनाओं का आप लगातार दमन करते जाते हैं और हानिकारक व अहितकरी, मतलब कि अगर आप भावनाओं का लगातार दमन करते जाते हैं, उसका उपचार नहीं करते, तो आपने देखा बहुत सारे लोग जो होते हैं कहते हैं डिप्रेशन में चले गए, तनाव में चले गए, क्योंकि भावों का कभी इलाज जो है वो संभव ही नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। भावनाओं को तो बहुत ही आपने मतलब जो बाहर दिख रहा है कष्ट, उसका तो निवारण कर लिया, लेकिन भावों का आप दमन लगातार करते गए जो कि हानिकारक और अहितकर था। और जब भी संतुलन जीवन जीना हो तो भावों का दमन नहीं करना चाहिए। इसलिए आप कभी रो लीजिए, है ना, कभी किसी से शेयर कर लीजिए, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अरस्तू ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। अरस्तू ने 3 सिद्धांत दिए थे, जिसमें अनुकरण का सिद्धांत था, त्रासदी का था, एक विरेचन का सिद्धांत था। बहुत अच्छे से हम सिद्धांत को समझाएंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, वादा है। बस आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स सदैव खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम के थ्रू भी हमें कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आचार्य छेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो औचित्य में 23, 28, 29, 30 जो भी है यूकेपीएससी में आया हुआ है। तो आचार्य छेमेंद्र ने औचित्य के कुल 28 अंग निर्धारित किए कि औचित्य संप्रदाय में कितने अंग होते हैं? 28। आचार्य छेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य शब्द का मतलब क्या होता है? उचित भाव, है ना, उचित भाव होता है। आचार्य छेमेंद्र जो थे, इन्होंने कहा उचितम पाहुरचार्या सदृशम कीले यशस्यता उचितस्य चाह्यो भावस्तदौचित्ये प्रचित्यते। आचार्य छेमेंद्र ने कहा उचितम पाहुराचार्या सादृशम कीलम यशस्यते उचितस्य चाह्यो भावस्तदौचित्ये प्रचित्यते। छेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है। किसको? छेमेंद्र ने स्वीकार किया औचित्य को। छेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया। छेमेंद्र ने लिखा औचित्यम रस सिद्धस्य स्त्रम काव्य से जीवितम। औचित्यम रस सिद्धस्य स्त्रम काव्य से जीवितम। आचार्य छेमेंद्र ने औचित्य के कुल 27 भेद या तत्व किए हैं, जिनमें पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, देश, काल, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, विभाव, सार, संग्रह, प्रतिभा, विचार, नाम, आशीर्वचन, प्रत्यय, ये सभी आते हैं। अदोसु सगुणों सा अलंकारों चा शब्दार्थम काव्यम, ये इनमें से किस आचार का दिया हुआ काव्य लक्षण है? ये काव्य लक्षण है। अब इसको पहचानिए, क्योंकि हमने जो है इसको करवा दिया है। ये वामन हेमचंद भामा कुंतक। अदोषो सगुणो यानी दोष भी ना हो, याद हो तो इसको हमने समझाया भी था कि आदोष हो यानी दोष नहीं होना चाहिए, सा गुणो गुण के साथ होना चाहिए, सा अलंकार अलंकार के साथ होना चाहिए, गुण भी हो, अलंकार भी हो, सत प्लस अर्थ भी हो, लेकिन दोष नहीं हो। ये कहना किसका है? आचार्य हेमचंद का। हेमचंद जी कहते हैं कि काव्य लक्षण में कोई भी काव्य इस तरह होना चाहिए कि उसमें दोष ना हो, गुण हो, अलंकार हो, शब्द और अर्थ हो, वो काव्य है। और शब्द प्लस अर्थ सहित जो मिलके बने, ये भामा कहते हैं। शब्दार्थों सहित हो काव्य, मतलब शब्द प्लस अर्थ सहित काव्य हो, भामा का कहना है। वामन का बस आपको शब्दों अयं गुणालंकारा, जहाँ पे गुणालंकार की बात है, शब्दों अयाम गुणालंकारा संस्कृतियों शब्दार्थियों प्रवर्तते, तो वामन का है। कुंतक, अब एक चीज आपको देखना है कि जैसे शब्द प्लस अर्थ मिलके सहित काव्य हो, भामा ने कहा, और कुंतक ने कहा शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। क्या कहा? वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यो। तो शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कहने वाले हैं कुंतक। तो हेमचंद ने अदोषो सगुणों कहा, भामा ने शब्दार्थों सहितो कहा, वामन ने काव्य शब्दों गुणालंकारा कहा, कुंतक ने शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम कहा, जगन्नाथ ने रमणीयात् प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो जगन्नाथ की कहा रमणीयात् प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? यहाँ पे देखना है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है। पंडित राज जगन्नाथ पंबट, आचार्य विश्वनाथ अभिनव गुप्त। तो किसकी है साहित्य दर्पण? आचार्य विश्वनाथ की रचना। देखिए साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। अब यहाँ पे आचार्य और ग्रंथ में दिया रुद्रट, काव्यालंकार, भरत मुनि, नाट्यशास्त्र। देखिए यहाँ पे आचार्य और ग्रंथ का नाम दिया है। तो साहित्य दर्पण रचना किसका है? विश्वनाथ का।
रुद्रट का क्या है? काव्यालंकार। भरत मुनि का है नाट्यशास्त्र। दंडी का है काव्यादर्श। वामन का है काव्यालंकार सूत्र। उद्भट का है काव्यालंकार सार संग्रह। आनंदवर्धन का है ध्वन्यालोक। तो यानी जो रचनाओं के नाम है कि रुद्रट का काव्य, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, दंडी का काव्यादर्श, वामन का काव्यालंकार सूत्र और उद्भट का काव्यालंकार सार संग्रह, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक। भोजराज के द्वारा है सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश। रुय्यक का है अलंकार सर्वस्व। हेमचंद का काव्यानुशासन। जयदेव का है चंद्रालोक। विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर। अप्पय दीक्षित का है वृत्ति वार्तिक चित्र मीमांसा। कोयला नंद करके। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया। पहले तो आप एक क्वेश्चन का अर्थ, एक क्वेश्चन का ये उत्तर है कि अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किसका है, तो क्रोचे का है। और क्रोचे ने जो अपना अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया वो कितने स्तर में दिया, तो 4 स्तर में। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना। पहली चीज, प्रतिभा को क्या माना है इनने? क्रोचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों में कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। और वैसे भी इन्होंने 4 स्तरों में माना है। अभिव्यंजना की देखिए विशेषताओं के बारे में है। पहली है अंतः प्रज्ञा अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया होता है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। इसके बाद काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारी की अनुकृति है। ये कहना किसका है, तो ये है अरस्तू का। काव्य जो है वो मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है अरस्तू का। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, कहना है अरस्तू का। अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। पहली बार कला और ललित कला के भेद, यानी कला क्या होता है, ललित कला क्या होता है। एक तो हो गया काव्य शास्त्र का जनक अरस्तु को माना जाता है। दूसरी चीज, पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। उन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया कि ललित कला क्या है, अपने आप में एक स्वायत्त कला है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कुल 400 बताई गई, जिनमें 3 सर्वप्रमुख है, पेरिपोइतकेस, तेकनेस और वसीयतनामा करके। और वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र भी कहा गया है। इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? अभिनवगुप्त का, शंकु का, भट्टनायक का, भट्टलोलट का। तो इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? तो ये है भट्टनायक का। भट्टनायक का मत जो है, विचार है, वो भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए आचार्य सिद्धांत संयोग निष्पत्ति दार्शनिक ये दिया है। जैसे आचार्य में है भट्टलोलट, भट्टलोलट आचार्य है। और भट्टलोलट ने जो दार्शनिक मत दिया वो मीमांसा का दिया, मीमांसा मत। बाकी निष्पत्ति इनकी उत्पत्ति है। और इन्होंने उत्पाद या उत्पादक को माना है। और इनका जो है भट्टलोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद, आरोपवाद। तो भट्टलोलट निष्पत्ति उत्पत्ति है, दार्शनिक मत मीमांसा है, बाकी सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। श्री शंकु का है अन्मितिवाद। श्री शंकु का सिद्धांत अन्मितिवाद अनुमाप्य और अनुमापक पर बेस्ड है। और ये दार्शनिक मत न्याय सिद्धांत से संबंधित है। भट्टनायक ये भुक्ति या भोगवाद से संबंधित है, भोज या भोजक। और ये सांख्य दर्शन से। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद ये है शैव संप्रदाय से। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कभी भी आपने नाटक देखा होगा तो नाटक में जो पर्दा का इस्तेमाल किया जाता है उसको सिर्फ पर्दा नहीं कहते, तो उसको क्या कहते हैं? पटाक्षेप, नेपथ्य, यवनिका। तो नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं यवनिका। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे यवनिका कहते हैं। नेपथ्य शब्द का प्रयोग रंगमंच के पर्दे यवनिका के पीछे की जगह के लिए होता है। पहली चीज आपको हो गया कि जब भी आप नाटक के दृश्य देखते हैं उसमें दृश्य परिवर्तन होता है, जो पर्दा काम में आता है वो पर्दा यवनिका होता है। और यवनिका के अलावा, पर्दे के अलावा, नेपथ्य का मतलब आपने देखा होगा रंगमंच के पर्दे के पीछे से कोई बोलता है ना, तो रंगमंच के पात्र या नट वेशभूषा आदि से सज्जित होने के लिए यह किया जाता है। तो यहाँ पे नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य मतलब पीछे से। और पटाक्षेप मतलब कि रंगमंच में नाटक आदि में जब दृश्य परिवर्तन करते हैं तो अंक समाप्त होता है ना, तो पर्दा गिराने की क्रिया को पटाक्षेप कहते हैं। ये नाटक में क्या क्या प्रयोग होता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ जो 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन आया
कि रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय। अब देखिए चित्र तुरंग न्याय पहले भी आया हो और याद हो आपको हमने बताया था श्री शंकुक महाराज ने ये कहा चित्र तुरंग न्याय के बारे में। और यहाँ पे सीधे फिर क्वेश्चन आ गया कि रस सूत्र की किस व्याख्याता ने, यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रस सूत्र का व्याख्याता भी है, जो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया पे भी बात करता है लेकिन चित्र तुरंग न्याय के आधार पे। तो आप देखिए वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, श्री शंकुक है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पे किया किसने, श्री शंकुक ने किया। भरत मुनि ने रस सूत्र के व्याख्याता भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त हैं। तो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता कौन है, रस सूत्र के व्याख्याता हैं भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो रस सूत्र के व्याख्याता के नाम भी पूछे जा सकते हैं ना, रस सूत्र के व्याख्याता में भट्टलोलट भी हैं, भट्टलोलट है, श्री शंकुक है, भट्टनायक है, अभिनवगुप्त हैं। भट्टलोलट ने रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को माना है, रस की स्थिति मूल पात्रों में माना है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना। तो पहली चीज कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता कौन है, भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। भट्टलोलट ने रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को माना है, रस की स्थिति मूल पात्रों में माना है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को क्या कहा है, तो भट्ट ने सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। अभिनवगुप्त के अनुसार स्थायी भाव सहित सामाजिक हृदय वे वासना रूप में पहले ही विद्यमान रहता है। यहाँ आचार्य सिद्धांत और दार्शनिक मत का जिक्र किया गया है, जिनमें जैसे भट्टलोलट, आचार्य का नाम क्या है, भट्टलोलट, और जो भट्टलोलट ने जो सिद्धांत दिया है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत दिया है, और दार्शनिक मत क्या है इनका, मीमांसा दर्शन। इसी तरह श्री शंकुक है, श्री शंकुक ने सिद्धांत जो दिया है अनुमितिवाद, और अनुमितिवाद का दार्शनिक मत है चित्र तुरंग न्याय या न्याय दर्शन। भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद, और इनका दार्शनिक मत है सांख्य दर्शन। अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद और ये शैव दर्शन। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है, हिंदी के पहले अलंकार निरूपक आचार्य कौन है, तो ये है केशवदास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य जो है वो, यानी जो है अलंकार का निरूपण करने वाले जो है हिंदी के पहले अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास है। केशवदास की रचनाओं में है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल और रीतिपरक ग्रंथ। ये हिंदी के पहले अलंकार निरूपक के नाम पूछे गए। वैसे तो सारे आपको देखेंगे रीतिकाल के कवि, चाहे भिखारी दास हो, मतीराम, चिंतामणि, लेकिन इन्होंने पूछा कि हिंदी के पहले अलंकार निरूपक आचार्य कौन है, तो अलंकार का निरूपण सबसे पहले आचार्य केशवदास ने हिंदी में किया है। बाकी इनकी रचनाओं में रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, छंदमाल, रीतिपरक ग्रंथ है, जिसमें इनके बारे में ये भी पूछा जाता है कि जैसे इन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो जैसे यहाँ पे अध्याय वगैरह में नहीं लिखा गया, जैसे इन्होंने रसिक प्रिया लिखा है ना, तो रसिक प्रिया को 16 प्रकाशों में लिखा है, तो आपको प्रकाश बिल्कुल अलग चीज लगेगा। तो रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। ये केशवदास की प्रौढ़ रचना मानी जाती है रसिक प्रिया। केशवदास की अन्य रचनाओं में है रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर, यश चंद्रिका। तो ये अन्य रचनाओं के नाम है। शुक्ल जी का जो है चिंतामणि त्रिपाठी, यानी शुक्ल जी जो है वो चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो हर एक जो भी रचनाकार है वो अपने अनुसार कौन पहला है कौन सा बाद में ये सब मानते हैं। तो यहाँ पे दिया है शुक्ल जी किसको मानते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक, तो चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रीतिकाल का अंतिम कवि कौन है, तो रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी के पहले अलंकार निरूपक केशवदास हैं। केशवदास की रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, रीतिपरक ग्रंथ है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। ये केशवदास की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। केशवदास की अन्य रचनाओं में रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान, वीर सिंह देव, जहांगीर, यश चंद्रिका। बाकी शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। बाकी अंतिम कवि जो है रीतिकाल का अंतिम कवि अगर ये स्वीकारते हैं तो पद्माकर को मानते हैं। सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों से समुचित मेल करना है। यहाँ पे आपको कुछ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं और कृति दया है। जैसे कृति में रचनाकार में मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं, जयदेव हैं, दंडी हैं। और आपको यहाँ पे सूची 2 में साहित्य दर्पण, चंद्रालोक, काव्य प्रकाश, काव्यदर्शन को सुमेलित करना है कौन किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट है, जीआईसी लेक्चरर में क्वेश्चन आया है। तो मम्मट जो है, मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश लिखा गया है, विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण, जयदेव के द्वारा चंद्रालोक और दंडी के द्वारा काव्यदर्श। इन रचनाओं को ध्यान से देखिए, मम्मट का है काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, जयदेव का है चंद्रालोक और दंडी का है काव्यदर्श। भरत के रसूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक, भाव निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है।
समझना है कि भरत का जो रससूत्र है, भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव। भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की? भट्ट लोलट, अभिनव, श्रीशंकुक और भट्ट नायक। तो इसमें कौन है? भट्ट नायक। रसूत में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना व्याख्याकार भट्ट नायक ने की है। भरत मुनि के रसूत में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ, रस एवं अवस्थिति के बारे में देखें तो आचार्यों में जैसे भट्ट लोलट हैं, शंकुक हैं, भट्ट नायक है, अभिनव गुप्त हैं। अब इनमें देखिए इन लोगों ने जो है जो निष्पत्ति इनका है, जैसे भट्ट लोलक कहते हैं कि उत्पाद या उत्पादक। श्री शंकुक जो चित्रंग न्याय की बात करते हैं वो संयोग में अनुपाप या अनुमापक की बात करते हैं, और जो भट्ट नायक है वो भोज्य भोजक की बात करते हैं, और अभिनव गुप्त व्यंग और व्यंजक की बात करते हैं। तो भट्ट लोलट उत्पाद या उत्पादक, शंकुक का अनुमाप या अनुमापक, भट्ट नायक का भोज्य भोजक और व्यंग और व्यंजक। इसके अलावा देखिए आचार्य में निष्पत्ति उत्पत्ति करके है, फिर शंकुक का अनुमितिवाद है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। इसके अलावा देखिए अनुकार्य राम में, अनुकर्ता नट में, प्रेक्षक दर्शक में ये रस की अवस्थिति है। यानी जब भट्ट लोलट का आप उत्पाद या उत्पादक उत्पत्ति पढ़ेंगे तो इसके अनुकार्य में राम जी आते हैं, शंकुक में अनुकर्ता नट में आते हैं, बाकी भट्ट नायक ये करके हैं। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सबसे पहले किसने कहा? तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर सबसे पहले भट्ट नायक ने कहा। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, शब्दार्थों ते शरीरम रसमात्मा, ये कहना इनमें से किसका है? तो ये कहना है राजशेखर का। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, ये कहना है राजशेखर का। राजशेखर का अन्य कथन भी है, जैसे राजशेखर कहते हैं शब्दार्थ यो यवात सा भावेन विद्या साहित्य विद्या। तो एक तो